हेलो एवरीवन। तो आज जो है वो हम सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, कुछ बेसिक नॉलेज जो है हम जान चुके हैं कि सेल कहाँ से आया, किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी हमने जान ली। उसके बाद प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सेल्स जाने, मल्टी सेलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जाना। अब जो है हम वो सेल के अंदर की बात जानेंगे कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। तो सेल जो है वो किन किन चीजों का बना हुआ है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगी और उस डायग्राम में जो है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि एक सेल में आखिर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और फिर हम उन्हें डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज है वो होती है बाउंड्री। तो जो सेल की बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को जो है हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारी सेल की जो बाउंड्री है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा अगर ये एनिमल सेल है तो इसके पास सिर्फ एक बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर ये एनिमल सेल है या कोई फंगस है तो इसके पास एक एडिशनल जो है वो बाउंड्री होगी और उस एडिशनल बाउंड्री को जो है हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक सेल की जो है हम बात करते हैं बेसिकली। तो यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे सेंटर होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दैट न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में पोर होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो है क्रोमैटिन फाइबर पड़ा होता है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर या फिर थ्रेड। ठीक है। इसके अलावा जो है दिस इज योर न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा जो है सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस जो है वो आपको सेल में देखने को मिलता है। लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं, वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं और साथ ही न्यूक्लियस से अटैच्ड एक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लाइक सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो सारे सेल्स में होती हैं। तो एक एक करके हम इन सारी सेल ऑर्गेनेलिस को, सारे पार्ट्स को जो है, उनके फंक्शंस को, उनकी प्रॉपर्टीज को जो है हम वन बाय वन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो अ वेरी फर्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये जो होता है वो सेल का बाउंड्री होता है और ये जो है वो सेल को सेपरेट करता है उसके सराउंडिंग से। जस्ट लाइक हमारी घर की जो दीवारें हैं जो हमें पूरे बाकी मोहल्ले से, बाकी जगह से अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं, उसी तरह सेल को जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। दैट मीन्स सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चीजें ही है, सिलेक्टेड सब्सटेंसेज है जो सेल के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। सारी चीजों को जो है सेल के अंदर बाहर मूव करने की परमिशन नहीं होती है। लाइक जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये इधर उधर जो है वो मूव नहीं कर सकती हैं अपने आप। सम लिमिटेड थिंग्स लाइक वाटर हो गया या गैसेज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यही सारी चीजें हैं जो सेल के अंदर बाहर मूव करती हैं। उसके अलावा जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारा प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना होता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फट जाता है कहीं ना कहीं, हल्का सा उसमें डिस्फंक्शन हो जाता है, खराब हो जाता है, रप्चर हो जाता है कहीं से। तो फिर जो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स बनती हैं और वो प्रोटीन्स और लिपिड्स जाके फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस रप्चर्ड पार्ट को फिर से सही करती है, ठीक करती है। और इसी प्रोसेस को जो है हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। याद कर लीजिए, व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट रप्चर्स, proteins and lipids synthesized by endoplasmic reticulum helps to maintain made that wall and this is known as membrane biogenesis। इसके अलावा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीजें अंदर बाहर मूव कैसे करती हैं,
तो सबसे पहले अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव करती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं डेफिनेशन डिफ्यूजन की बोल देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, इसी को जो है हम डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब जो चीज जहां पे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वहां से जब वो कम मात्रा की तरफ मूव करती है तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपकी अगरबत्ती। आपकी जो अगरबत्ती हम जलाते हैं घर के एक कोने में, उसकी जो गैस मॉलिक्यूल्स है उस कोने में बहुत ज्यादा हो जाती है अमाउंट में, तो धीरे धीरे जो है वो डिफ्यूज करके पूरे घर में फैल जाती है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ भी वही होता है, जहां पे गैसेस का जिस गैस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ मूव करता है। आई शो यू। सपोज दिस इज योर बॉडी सेल, ये आपका सेल है और यहाँ पे जो है आपका लंग्स है एंड दिस इज ब्लड वेसल, इसमें से जो है ब्लड आपके पास आया है। अब ये जो ब्लड आया है इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये मतलब इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि ये लंग्स से आ रहा है। हमें पता है लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाता है, तो वहां लंग्स से जो है ब्लड वेसल्स के अंदर उस ऑक्सीजन को लेके सेल के पास जाता है। अब ये रहा इसका सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो ब्लड वेसल है यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर जो है सेल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मतलब ब्लड वेसल से जो है वो सेल के अंदर ऑक्सीजन आपका चला जाएगा बाय डिफ्यूजन। अब अंदर जाके जो है उस ऑक्सीजन ने एनर्जी बनाया, एटीपी सिंथेसाइज किया, हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे, एनर्जी बनाया और उस ऑक्सीजन को जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया। तो अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर है तो सेल के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन मतलब सेल के अंदर जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम की तरफ, दैट मीन ब्लड के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स के पास जाएगा, लंग्स में फिर वो लंग्स के अंदर जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा और जब हम फिर इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के अंदर आएगा। फिर वहां पे डिफ्यूजन होगा एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन ब्लड में आएगा, ब्लड फिर सेल के पास ले जाएगा एंड अगेन दिस प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, लेकिन जो है हम आपके नेक्स्ट क्लास में जानेंगे 10th क्लास में, बट यहाँ पे मैं हल्का सा हिंट दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन की बात हुई है, यहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करने की बात हुई है। तो कह रहा है कि जब इतने इजीली हमारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एक्सचेंज हो जा रहा है सेल में, तो फिर हमें जो है वो हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, दिल की जरूरत है ना। हमें पता है दैट हार्ट इज अवर पंपिंग ऑर्गन, जो है ब्लड को जो है पूरी बॉडी में इधर उधर पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और ब्लड से ही सारी चीजें, फूड या भी जो भी गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो फिर हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ये इजिली हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर हमारे पैर के अंगूठे तक अगर पहुंचना होगा तो इस प्रोसेस में 2 साल लगेंगे। डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसीलिए जो है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उनके पास एक अलग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हार्ट वगैरह होता है जिसके थ्रू वो इजिली जो है वो फास्ट जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस द एक्स्ट्रा नॉलेज। अब हम बात करते हैं वाटर की। ये तो हो गया बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है अपने जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन में है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गए। बट इसके अलावा जो है वाटर का भी मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर बाहर होता है। तो उसके लिए हम 3 केसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है उसमें क्या होगा, हमने एक सोल्यूशन लिया है। सोल्यूशन अब किस चीज का बना होता है, तो सोल्यूशन 2 चीजों से मिलके बनता है। एक होता है हमारे पास सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो सोल्यूट होता है वो जो घुल जाता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं और जिसमें घोला जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है जिसमें हमने घोला, और जो सोल्यूट है वो हमारा चीनी या नमक हो गया। तो इन दोनों से जो है वो एक सोल्यूशन तैयार होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाते हैं तो एक सोल्यूशन तैयार होता है।
तो उसी तरह का एक सोल्यूशन है जिसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, वो है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने एक लिविंग सेल को डाल दिया है। ठीक है, सपोज दिस इज अ लिविंग सेल और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपको क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, दैट मीन्स जो सोल्यूशन है उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, मतलब चीनी या नमक जो है वो बहुत कम है, और जो सेल है उसमें चीनी या नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जो हमारा सोल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू हमारा सेल के अंदर वाटर जो है वो कम है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि ऑस्मोसिस होने के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तब तक फंक्शनल होता है जब तक एक सेल लिविंग होता है। तो जो ऑस्मोसिस है वो एक लिविंग प्रोसेस होता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही हो सकता है, नॉन लिविंग मीडियम में जो है ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन था, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ठीक है, बट याद रखिएगा दिस इज द टाइप ऑफ डिफरेंस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है, डिफ्यूजन जैसा ही है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है उसमें वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड इट रिक्वायर्स अ लिविंग मीडियम और सेलेक्टिवली परमिएबल मीडियम टू ट्रांसफर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सोल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंसंट्रेशन को बैलेंस, नेचर का एक रूल है कि वो हर चीज बैलेंस करेगा। ये सेंटेंस में बहुत बार बोलूंगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, एवरीथिंग जो है नेचर को बैलेंस्ड पसंद है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम जो है इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, बट फिर नेचर अपने तरीके से जो है वो बैलेंस क्रिएट करना उसे आता है। ठीक है, तो अब देखिए बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है वो क्या होगा, आपको लग रहा होगा जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, मतलब इनसाइड द सेल। लेकिन कुछ वाटर जो है वो सेल के बाहर भी मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जो वाटर है वो दोनों तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर भी मूव करेगा और सेल के बाहर भी मूव करेगा, लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा। इसका बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज दैट कि 2 क्लासरूम्स हैं, मतलब मान लीजिए 9th क्लास के 2 सेक्शंस हैं, है ना। एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स हैं और एक सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि 35 स्टूडेंट्स जो है हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 35 स्टूडेंट्स करने के लिए, एक तो बहुत सिंपल है कि 50 स्टूडेंट्स वाली क्लास में से 15 स्टूडेंट्स उठा के हमने जो है वो 20 स्टूडेंट्स की क्लास में डाल दिया, बैलेंस हो गया, है ना। लेकिन नहीं, हमने क्या बोला, हमने बोला स्टूडेंट्स को आप लोग आपस में जो है वो ये डिसाइड कर लो कि कौन जो है उस क्लास में जाएगा। लेकिन जब ऐसा हो रहा होगा तो मान लीजिए कि इधर से 15 स्टूडेंट्स जो है उधर गए होंगे, लेकिन उधर के भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पहले वाले सेक्शन में आना चाहते होंगे, है ना। तो उधर से फिर 5-10 स्टूडेंट्स इधर आ गए, तो उधर से और ज्यादा स्टूडेंट्स गए होंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों तरफ से स्टूडेंट्स एक दूसरे सेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट क्या आ रहा है, तो दोनों सेक्शंस में 35 स्टूडेंट्स जो है वो हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि किधर से कौन किस सेक्शन में पहले जो है कौन सा स्टूडेंट था। तो यहाँ भी उसी तरह का जो है देखने को मिलता है। लेकिन इतना तो पता है कि जिस क्लास में स्टूडेंट्स कम थे, 20 स्टूडेंट्स थे, उस क्लास में बच्चे ज्यादा आए होंगे, है ना। उस क्लास से बच्चे गए कम होंगे और उस क्लास में बच्चे आए ज्यादा होंगे। तो यहाँ भी वही हो रहा है, दोनों क्लासेस में, मतलब कि सेल और सोल्यूशन दोनों में वाटर अंदर बाहर मूव कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ, दैट मीन्स इनसाइड द सेल मूव करेगा। वाटर दोनों तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर जो है वो किधर फ्लो करेगा, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप इसका आंसर देंगे कि दोनों तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन जब आपसे ये पूछे कि नेट फ्लो ऑफ वाटर कहाँ होगा, तो नेट फ्लो जो होगा दैट इज इनसाइड द सेल। मतलब ज्यादा पानी जो है वो कहाँ गया, बाद में चेंज जो है आपको कहाँ मिला, तो जो है पानी, क्योंकि बाहर सोल्यूशन में ज्यादा था तो वहां से अंदर की तरफ वो मूव कर गया। तो इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, व्हेन अ सेल इज पुट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, the net flow of water is
इनसाइड द सेल, मतलब सोल्यूशन में से जो है सेल के अंदर जो है वो वाटर जाएगा। द नेक्स्ट हमारा जो है सोल्यूशन है दैट इज योर आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो जो साइंस है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसमें आपको नेम, अगर आपने उस किसी भी चीज के नेम को डिफाइन कर दिया दैट मीन्स आपने उस चीज के बारे में सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइपो का मतलब होता है नीचे, उसी तरह आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो है आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम दैट मीन्स कि सोल्यूशन में जितना नंबर ऑफ वाटर और सोल्यूट पार्टिकल्स है सेल के अंदर भी जो है बराबर है। सेल के अंदर और बाहर जो है वो वाटर और सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बराबर है। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि सेल के अंदर बराबर इन द सेंस कि बाहर अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो सेल के अंदर भी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, बाहर अगर 5 मॉलिक्यूल सोल्यूट है तो सेल के अंदर भी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट है। नहीं, हो सकता है बाहर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट हो, और उसी के कंपैरिजन में सेल के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट हो। मतलब जब हम उसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इक्वल आना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट में वाटर, सेम कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो है वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक क्लास में 4 बेंच है और उसमें जो है 8 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक क्लास में जो है वो 8 बेंच है तो उस पर 16 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसमें 16 बच्चे बैठे हैं उसमें बच्चे ज्यादा है, नहीं, एज कंपेयर टू बेंच बच्चे क्या है, इक्वल है। तो यहाँ भी वही है। ठीक है, मान लीजिए अगर सोल्यूशन में 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो सेल के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा, उसके रिस्पेक्ट में सोल्यूशन में अगर 10 मॉलिक्यूल सोल्यूट है तो सेल के अंदर जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट होगा, आधा आधा है ना, तो ये हो गया बराबर हमारा। ठीक है, तो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसमें अंदर बाहर वाटर की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वाटर मूव करेगा, वाटर जो है वो हमेशा मूव करते रहता है। ठीक है, हम केमिस्ट्री के लेसन 1 में जो है मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी दैट पार्टिकल्स ऑफ मोशन और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलवेज रैंडम मोशन में रहते हैं। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो है सेल के बाहर जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जाएंगे सेल के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ भी जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब है कि 2 क्लासेस हैं, 50-50 स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास से 10 स्टूडेंट्स उठ के सेक्शन ए में चले गए और सेक्शन ए के 10 स्टूडेंट्स दूसरे 10 स्टूडेंट्स उठ के सेक्शन बी में आ गए, है ना। तो क्या अटेंडेंस में, स्ट्रेंथ में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में चेंज आया? तो नहीं। तो यहाँ भी वही होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितना बाहर गया उतना ही अंदर आया, इसीलिए जो नेट फ्लो है आइसोटोनिक सोल्यूशन में नेट फ्लो जो है वो 0 होता है, मतलब जो चेंज आएगा वो आपका 0 का आएगा। द लास्ट इज योर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगेन हाइपर का जो मतलब होता है वो होता है ऊपर। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ना होके बाहर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन सोल्यूट ज्यादा है दैट मीन्स वाटर कम है। ठीक है, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके 100% वाटर बनाते हैं, है ना, दोनों मिलके मतलब A प्लस B मिलके 100% बना रहे हैं। अगर A 50 से ज्यादा हो गया दैट मीन्स B 50 से कम है ना, और अगर A 50 से कम है दैट मीन्स B 50 से ज्यादा है। तो वही चीज होता है, सोल्यूट अगर वाटर ज्यादा है तो सोल्यूट कम है, और अगर सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर कम है ना। तो यहाँ पे जो है बाहर मीडियम में सोल्यूशन में जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो अब सेल के अंदर क्या है, उसके कंपैरिजन में हम हमेशा कंपैरिजन में कम ज्यादा कर रहे हैं। अगर एक ग्लास में पानी रखा हुआ है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि इस ग्लास में पानी ज्यादा है, उसके बगल में जग रखा होगा जिसमें ज्यादा पानी होगा तभी ना। तो यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, तो बाहर सोल्यूट ज्यादा है पानी कम है एज कंपेयर टू सेल। सेल के अंदर पानी ज्यादा है सोल्यूट कम है, तो वही वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर जाएंगे, लेकिन फिर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के सेल के अंदर भी आएंगे, लेकिन जो नेट फ्लो होगा आपका दैट इज आउटसाइड द सेल। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, है ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन
थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी ऑस्मोसिस है ना। लेकिन जब वाटर की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है, दैट मीन्स वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है ना। तो आप इस डेफिनेशन को जैसा आपकी बुक में लिखा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर वेयर द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लेस टू अ लेवल वेयर द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई। तो जहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे पानी कम है, और जहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है वहां पानी ज्यादा है। ठीक है, तो आप सोल्यूट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। सोल्यूट के रिस्पेक्ट में जहां सोल्यूट ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर आप लिखेंगे तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा वी हैव सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस एंड वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। ये कुछ टॉपिक्स है जो सेल के अंदर अभी बाकी है, दैट आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू पीपल कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। थैंक यू।